गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं टर्म लोन अप्रेजल, दैट इज चैप्टर 8 और पार्ट बी है हमारा। इसमें हमने लास्ट में किया था DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है व्हाइल अप्रेजिंग द टर्म लोन। वी हैव टू लुक द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो मीन्स डेट और उसका जो रिपेमेंट है आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसे ही डेट सर्विस रेशियो कहते हैं। ठीक है, जनरेट करने के बाद रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसे ही डेट सर्विस रेशियो कहते हैं। डेट का फॉर्मूला था डेट सर्विस कवरेज रेशियो का NP, नेट प्रॉफिट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे था डेट सर्विस, इसका फॉर्मूला क्या था फिर मैंने बताया था, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनी अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन TL divided by इंटरेस्ट ऑन TL प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ TL। ठीक है, ओके। तो ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो हम लोग किस लिए करते हैं, उसका कैलकुलेशन ये 1.50 मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है या मिनिमम लिमिट माना गया है। अगर ग्रेटर देन 2 है इट मीन्स सफिशिएंट जो है फर्म जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसकी रिपेमेंट कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, दो चीज इसमें हमने बताया था कि आप स्टार्टिंग में जो है इसको बलून एक्सेलरेटेड रिपेमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी फर्म अगर स्टार्ट होती है, कंपनी स्टार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, तो क्या है स्टार्ट में आज ही जो है उसका आज ही जो है प्रॉफिट आना नहीं शुरू हो जाएगा, उसको प्रॉफिट आने के लिए समय लगेगा। तो आप स्टार्टिंग में जो है कम उसका EMI रख सकते हैं, देर पर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मैनर में। ठीक है, तो ये हो गया DSR आपका। नेक्स्ट जो हम लोग को चलना है सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस का जो है सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव समझते हैं। सेंसिटिव कहने मतलब इन टर्म्स ऑफ टर्म लोन अप्रेजल, दैट मीन्स कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट in terms of term loan or in terms of project, we have to assess the whether the whether the whether the हाँ, जब हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या जो फर्म है या कंपनी ने जो प्रोजेक्ट प्लान सबमिट किया है, ठीक है, उसमें जो है वायबिलिटी में +10 उसमें जो है एक मिनट फ्रेंड्स है, उसके कॉस्टिंग में या किसी भी चीज़ में जो है अगर वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, जैसे हमने कहा ना ±5% का हम लोग रखते हैं, 5 से 10% का, अगर इससे ज़्यादा चेंजेज अगर आ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट में या प्रोजेक्ट प्लान में, तो उसको हम लोग सेंसिटिव बोलते हैं और उसी की एनालिसिस जो है उसको हम लोग सेंसिटिव एनालिसिस कहते हैं। देखिए जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशियो है एंड IRR कंप्यूटेड एज्यूमिंग सर्टेन वैल्यू ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करते हैं 60%, 70%, 80% स्टार्टिंग से शुरू होता है। मोस्टली 60% प्रोजेक्ट कोई भी जब इम्प्लीमेंट होता है या कमीशन होता है तो 60% से लगभग मान के चलते हैं कि स्टार्ट होगा। ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स वॉल्यूम, तो हम लोग इस पर कंप्यूट करते हैं। एंड एडवर्स वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ दीज पैरामीटर्स में अल्टर द DSCR एंड IRR सो ड्रेस्टिकली दैट ऑपरेशन ऑफ द यूनिट में बिकम अनवायबल। ठीक है, अब मान लीजिए ठीक है, हमने जो है प्रोजेक्ट किया कि जब हम कमीशन करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल जो है 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, और उसको हम फिनिश गुड बनाने के बाद जो है इसको हम कम से कम 15 रुपये में बेचेंगे। आज ये सिचुएशन हो गई आफ्टर कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हमारा जो रॉ मटेरियल जो है एक तो कॉस्टिंग हो गया वाइल कमीशनिंग द प्रोजेक्ट, और रॉ मटेरियल जो है हमारा 12 रुपये हो गया, तो हमारा मार्जिन मार्केट का तो यही रहा। तो इसमें जो चेंजेज आ गया ये 10% से ज़्यादा आ गया, 20% के आसपास चेंजेज आ गया। तो ये ड्रास्टिक चेंजेज जो आ गया ये क्या करेगा, हमारे इसको अफेक्ट करेगा सेल्स प्राइस को। ठीक है, या हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरी सेंसिटिव। ठीक है,
तो तब के केस में क्या जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फिर यूनिट अनवायबल हो जाएगा। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, मार्केट में रेट ज़्यादा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो ये यूनिट की वायबिलिटी कम हो जाएगी। द वेरिएशन में नॉट अफेक्ट द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेटेड इनफॉर्मली, ठीक है। और सम ऑफ द इफेक्ट में बी मोर ड्रास्टिक एंड फॉर सम इट में बी एप्रिसिएबल। कुछ केसेस में क्या होगा कि बहुत ड्रास्टिक भी होगा, कुछ केसेस में क्या है, एप्रिसिएबल नहीं भी रह सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डीएसीआर निकालना है, एंड आईआरआर बाई अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर +10 और -10, दोनों चीज में हमको देखना है वेरिएशन के साथ कि अगर 10% चेंजेज आता है, बढ़ता है, या 10% घटता है, ठीक है। दोनों स्टेटस में क्या हो सकता है। कौन कौन सा पैरामीटर्स को देखना है हमको, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर हमने प्रोजेक्ट किया कि 60% यूज़ करेंगे, अगर हम 60% नहीं कर पाए, 50% किया, उस केसेज में क्या होगा, या हमने 70% किया, उस केसेज में क्या होगा, ठीक है। सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा, सेल्स का वॉल्यूम क्या बनेगा, कॉस्ट और रॉ मटेरियल ईटीसी। इसके बेसिस पर हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ डीएसीआर एंड आईआरआर कंप्यूटेड एज अबव गेट अल्टर्ड ड्रामेटिकली, अगर हम कर रहे हैं और उसमें अल्ट्रेशन आता है ड्रामेटिकली to a change of minus 10% in a value of any of the above variables, so it make to non-viable। अगर इसमें 10% से ज़्यादा चेंजेज आता है, या 10% चेंज अगर आता है, मिनिमम मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा। वी मे स्टेट दैट द प्रोजेक्ट इज सेंसिटिव टू वेरिएशन इन दिस पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का मतलब हमने एक एज्यूम किया। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है, हम लोग इतना मान के चलते हैं कि इतना वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। 10% भी आप ले सकते हैं, ना चलेगा, बट इससे ग्रेटर देन जब चेंजेज आएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, सेल्स पर यूनिट में, सेल्स वॉल्यूम में, तो ये सब में क्या होगा, तब ये अनवायबल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन किसे बोलते हैं, वेयर नो प्रॉफिट। हमने एक कंपनी शुरू की, ठीक है, 2024-23, मान लीजिए 22 में हमने शुरू की, तो फर्स्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ प्रॉफिट तो नहीं होगा। सेकेंड ईयर भी नहीं हो सकता है 23 में, मान लीजिए 24 में आके जो है ना, यहाँ कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, नो लॉस, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस को ही ब्रेक इवन बोलते हैं, ठीक है। द टेक्निक ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑफन यूज टू अप्रेजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग उसका ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। It is also useful for units to clearly focus on the relationship between cost, volume and profits, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी शो करता है किसके बीच में, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स के बीच में। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर डिटरमिन्ड बाय द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड, एंड वॉल्यूम एंड प्राइसेज आर अदर हैंड, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आता है, कॉस्ट, ठीक है, एंड एक्सपेंसेज ऑन द वन हैंड, दूसरा वॉल्यूम एंड प्राइसेज ऑन द अदर, ठीक है, कितना जनरेट हुआ उसका प्राइस। By altering the variables, the profit of the business can be increased or decreased। अगर हम इसको वेरिएबल्स को अल्टर करते हैं तो क्या है, या चेंज करते हैं, तो हमारा क्या होगा, कि हमारा प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, फिक्स कॉस्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, फिक्स कॉस्ट जो हमेशा लगना है, और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये दोनों में डिवाइड होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, दोज विच आर नॉट अवेलेबल टू चेंज इन ए शॉर्ट और मीडियम टर्म, जिसको हम शॉर्ट पीरियड में या मीडियम पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कहता है वंस द यूनिट इज एस्टेब्लिश्ड द कंपनी हैव टू प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन रिलेटिव टर्म लोन्स, ये हो गया मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट देना है टर्म लोन पे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लगने हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट है। दिस कॉस्ट और एक्सपेंसेस नीड टू बी इनकर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इन ईयर। कुछ भी आप प्रोडक्शन करें, कम करें या ज़्यादा करें, बट ये खर्चे तो आपको लगने हैं, ठीक है।
वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच आर वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स के हिसाब से। जैसे रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया आपने, ठीक है। सेल, अगर आपका सेल बहुत कम है तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे। अगर आपका सेल्स ज़्यादा है तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेज बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना सेलिंग एक्सपेंसेज भी बढ़ेगा, आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। द ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए सिंपल मेथड by which one can ascertain the volume of sales at which total cost and sales income will be equal, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है तो क्या होता है? द ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए सिंपल मेथड बाय विच वन कैन असर्टेन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स हम निकाल सकते हैं एट विच टोटल कॉस्ट एंड सेल्स इनकम विल बी इक्वल, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिटीज क्या हो सकता है? बराबर फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। देखिए, कंट्रीब्यूशन इज ए सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट जो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इज ए सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट वैल्यू रेशियो। अब एक चीज देखिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ, मान लीजिए कि कोई फिक्स कॉस्ट है यूनिट का 50, 500, 500। फिक्स कॉस्ट किसी यूनिट का 500 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 1 रुपये का है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट 2 रुपये है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ब्रेक इवन क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 500 यूनिट्स और 1000 सेल्स, ठीक है। सेल आप करेंगे इसका दोगुना, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना? 500 या 1000 सेल्स। तो ये है, बट व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स रीचेस 500 यूनिट, सेल्स 1000, 500 will go towards the variable expenses and remaining 500 go towards the fixed expenses. What will happen when the production reaches 499 units? देखिए, जब लिखता है कि when the production of a sales reached 500 यूनिट और सेल्स 1000, तो उसमें से क्या होगा? 500 will go towards the variable expenses, वेरिएबल एक्सपेंसेज में चला जाएगा, एंड रिमेनिंग 500 टुवर्ड्स द फिक्स एक्सपेंसेज, ठीक है। जो फिक्स एक्सपेंसेज है वो तो लगना ही लगना, इनकरेक्ट होना ही होना है। तो उस केसेस में क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्शन ओनली 499 होगा तो क्या होगा? टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 499 इंटू 2 इक्वल टू 998, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? 499 टुवर्ड्स द वेरिएबल एक्सपेंसेज एंड रिमेनिंग 499 विल बी द टुवर्ड्स द फिक्स कॉस्ट अगेंस्ट द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ 500। 500 के अगेंस्ट में आपने 499 दिया। द यूनिट विल बी लॉस ऑफ ₹1, 1 रुपये का यूनिट को लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर व्हाट विल हैपन व्हेन द यूनिट रीचेस 501, अगर 500 का किया तो आपका कितना हो जाएगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से इन ब्रीफ लेवल ऑफ 500 यूनिट प्रोडक्शन इट इज, अगर 500 ही 500 करेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि 500 आपका सेल्स में चला जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेज में और 500 आपका फिक्स कॉस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर 1 रुपये ज़्यादा चला गया तो क्या होगा? फिर तब ये आपका 1 रुपये प्रॉफिट पे आ जाएगा, ठीक है। व्हाट शैल बी द सेल्स इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 500 इन द अबव केस? तो क्या करना पड़ेगा हमें? ब्रेक इवन पॉइंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या था? 500 पे। अब हमको प्रॉफिट लेने के लिए 500 के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 और प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो 1000 यूनिट हमको अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहता है द ब्रेक इवन पॉइंट विल जनरली बी हाई इन कैपिटल इंटेंसिव प्लांट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है कैपिटल इंटेंसिव प्लांट के केस में हाई होता है। द फिक्स कॉस्ट वुड बी द सब्सटेंशियल एट द अदर एक्सट्रीम in trading unit where fixed costs are low, the point would even approach 1 unit, ठीक है। ब्रेक इवन is further illustrated by way of annexure 6.3 annexure है
उसके हिसाब से चलिए। जैसे एक होटल का केस दिया है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ ए होटल, द वेज कॉस्ट, लॉन्ड्री कॉस्ट, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन कॉस्ट आर रिलेटिवली वेरी लो। यहाँ कम होता है। से at 11 p.m. in night, when the hotel may not get another guest for the night, the hotel would make profit if they let the room for anything more than the cost of laundry and cleaning. However, the hotel reputation and reception clerk's authority will limit to discount the hotel may offer a late night guest. Actually, in the case of air traveler, the opportunity cost jury might operate and hotel might get away the charging premium rates। ठीक है, इसको पढ़िएगा होटल के केस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है एयरलाइन इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री। ठीक है, इन केस ऑफ बोथ इंडस्ट्री या फिक्स कॉस्ट आर वेरी हाई, दोनों का फिक्स कॉस्ट दोनों हाई है। एयरलाइन में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, होटल इंडस्ट्री में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इज वेरी हाई इन रिलेशन टू द वेरिएबल कॉस्ट विच इज ए गैसोलीन। ठीक है, टर्मिनल चार्जेस, क्रूज सैलरीज एंड कंज्यूमेबल। ठीक है, हाई है। इट वुड एक्चुअली मेक सेंस फॉर एन एयरलाइन विथ एन एम्प्टी सीट about to take up to sell the seat for anything more than the petrol cost। एम्प्टी सीट लेके जाएगा तो उसको बेनिफिट नहीं है, इसलिए क्या करता है वो 100% सीट्स जो है 198 200 जो भी है उसका स्ट्रेंथ के हिसाब से पूरा फुल करके ही लेके जाता है। However, if one looks for the opportunity cost, a traveler who must buy a last minute ticket will pay more than। अब देखिए क्या होता है, अगर हमको 15 दिसंबर को कहीं बाहर जाना है, आज आप लेस देन आप जो है 60 दिन पहले जब आप उसका टिकट लेंगे तो हो सकता है एयरलाइन का कॉस्ट जो है 5000 हो। अगर उसके बाद 30 दिन बचा हुआ है तो हो सकता है ये 8000 पे आ जाए। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आप 2 दिन पहले टिकट लेते हैं तो ये 5000 का टिकट जो है हो सकता है 20,000 में आ जाए। तो क्या हुआ, लास्ट आवर में जितना टिकट आप लेंगे लेट आपको पेमेंट मोर करना पड़ेगा, इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल का एलोकेशन जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग किसे बोलते हैं। देखिए, कहता है कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट हैज टू केयरफुली study and analyze pros and cons of the various business opportunity available to him and examine the various investment ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, उसके सामने क्या क्या इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, so as to invest the best possible project. This is true not only in the new venture but also in for existing business before they undertake expansion and or diversification. The project chosen should be at least earn sufficient return to recover the original investment made in order to the business does not occur in loss। कोई व्यक्ति जब प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसका 100% ये रहता है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, इसी के लिए प्रोजेक्ट लगाता है। और जो है दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो कहता है कि द फॉलोइंग टूल्स आर एम्प्लॉयड टू एवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में कैसे आएगा तो उसके लिए ये टूल्स हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें 5 टूल है। पहला है पे बैक पीरियड क्या है, एवरेज आरआरआर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी क्या है। ठीक है, आईआरआर क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। ठीक है, एवरेज आरओआर, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है, पहला जो हमारा है इसमें पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने किया है प्रॉफिट से आपका कब रिकवर हो जाएगा। ठीक है, उसे ही ओरिजिनल पे बैक कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ, जो लेंथ होगा, लेंथ रिक्वायर्ड, ये मान लीजिए लेंथ है, ये रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट।
ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो इसे ही हम पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, जितना छोटा पे बैक पीरियड होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, जितना हाई पे बैक पीरियड होगा उतना ही आपका जो है प्रोजेक्ट बेहतर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए पे बैक पीरियड का मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेथड इज टू ascertain द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द इंटायर इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने प्रोजेक्ट में लगाए हैं उसको रिकवर करने के लिए कितना पीरियड चाहिए, इसे ही कहते हैं पे बैक पीरियड। द कैश इनफ्लोस ओवर द कंसेक्यूटिव ईयर आर एक्यूमुलेटेड अंटिल दे इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो भी है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ठीक है, प्रॉफिट्स आप बुक करते हैं कैपिटल में जाता है। ठीक है, कैपिटल जब होगा, जब आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया था वो जो आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है, एज ए पूंजी के रूप में, तो उसे ही हम पे बैक कहते हैं। फॉर द पर्पस कैश इनफ्लोज आर कंसिडर एज ए नेट प्रॉफिट। कैश इनफ्लोज क्या आ जाएगा, एनपी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश अमोर्टाइजेशन। ठीक है, राइट ऑफ वही कहता है द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पे बैक। जो समय आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए लगता है उसे ही हम पे बैक पीरियड कहते हैं। शॉर्टर द पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट इज कंसिडर बेटर। जितना कम समय में आपका पे बैक आएगा उस वो उतना ही प्रोजेक्ट आपका बेहतर होगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है, देखिए मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उसमें 1000 लैक्स एंड कैश फ्लो इज गिवन 1000 लैक्स का जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। तो कंप्यूटेशन टेबल देखिए आप, इसमें देखिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, एनुअल कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में आपको 100 आया, कुमुलेटिव आपका कितना हो गया 100। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आपको 150 आया तो कुमुलेटिव कितना हो गया 100 प्लस 150 मीन्स 250। तीसरे साल में 250 आया तो प्लस 250, तो कितना हो गया 250 प्लस 250 इक्वल टू 500। तीसरे साल में 300, तो ये कितना आ गया 800 प्लस 500 प्लस 300 इक्वल टू 800। ठीक है, फिर अगले साल में 300 आया आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या, नेट प्रॉफिट प्लस डेट प्लस अदर कैश, अदर नॉन कैश अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 800 प्लस 300 1100। ठीक है, अब यहाँ 1000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 5वें साल में आपका जो है 1100 रुपये आ गए। मीन्स पे बैक पीरियड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1000 लैक्स कम्स आफ्टर 4 ईयर। कितने साल के बाद आया, चौथे साल के बाद 5वें साल में आ गया, लगभग आपको 4 साल 8 मंथ। 100 रुपये ज़्यादा है, 4 साल 8 मंथ। Cumulative cash flow from 4th year is 800 lakhs, leaving 200 lakhs to recover the 5th year. ठीक है, assuming the cash flow of 300 lakhs in the 5th year to be distributed evenly month wise। अगर 300 को आप 12 डे 18 करेंगे, 300 है इसको 12 से करेंगे तो 12 दूना 24, 12 छक 24 34, 12 25 60। ठीक है, 25 हर महीने का हुआ तो 25 अठे 200। ठीक है, 8 मंथ मीन्स आपका जो है टोटल 4 साल 8 महीने में 4 ईयर 8 मंथ में आपका 1000 का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो आपका रिकवर हो गया। ठीक है, इट विल मेक 8 मंथ टू रिकवर द रिमेनिंग 200 लाख। ठीक, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस देखिए कंसीडर दो प्रोजेक्ट हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1000 लैक्स के साथ है, ईच बट हैविंग द डिफरेंट कैश फ्लोज पैटर्न एंड ऑल्सो डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ पीरियड। ठीक है, दोनों में 1000 लैक्स ही लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले में पहले साल में कैश फ्लो 200 है, कुमुलेटिव 200 है, दूसरे में 400 है तो 400 200 600 हो गया। ठीक है, तीसरे साल में 300 गया तो 600 और 300 900 हो गया। ठीक है, अब 900 आ गया, हमें चाहिए 1000। चौथे साल में इसको 100 ही हुआ, 100 आया तो टोटल 1000, यानी कि चौथे साल में ये इसका पे बैक आ गया या टोटल रिकवर हो गया। ठीक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सेकंड केस है, पहले साल में 100 है, सेकंड में 150, टोटल क्यूमुलेटिव आपका कितना हो गया 250। तीसरे साल में 200 450, चौथे साल में 250 700, पांचवें साल में देखिए 300
1000 मीन्स दूसरे साल में इसका पेबैक कितने में रिकवर हो रहा है? 5वें साल में। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 साल में रिकवर हुआ, 5 साल में रिकवर हुआ। तो इस केस में क्या है, शॉर्टर पीरियड किसका है? कंपनी ए का। 4 साल में उसका प्रोजेक्ट और कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है, तो ये कंपनी का जो है पेबैक पीरियड बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए ड्रॉबैक क्या है पेबैक पीरियड का? कॉमन सेंस दैट हैव इट दैट प्रोजेक्ट बी इज बेटर। अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट इज बेटर एज इट्स पेबैक पीरियड इज शॉर्टर देन द प्रोजेक्ट बी। बी से कम है, बट प्रोजेक्ट ए अर्न्स रिटर्न ओनली फॉर 4 years एंड डज नॉट हैव एनी अर्निंग कैपेसिटी बियॉन्ड payback period, whereas project B, though having the longer payback period, continue to earn beyond the period. Thus, project B not only recover the original investment, which is available for fresh investment, but continue to earn cash inflow for a further 4 year period. Common sense would be that project B is better. यहाँ देखिए ये टोटल 9 ईयर का था, इसके बाद इसका जो है ना कोई इनकम नहीं है, इसने अपना अपना रिजेक्ट कर थी रिकवर कर लिया, बट इसका क्या है, इसके बाद कोई इनकम नहीं आई, इसकी कैश फ्लो नहीं आई। लेकिन इसके केस में क्या है, इसका कैश फ्लो आता रहा। इट मीन्स प्रोजेक्ट जो है बी बेहतर है। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या है पेबैक पीरियड का? इट कंसीडर्स कैश फ्लो ओनली अप टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड एंड इग्नोर द कैश फ्लो आफ्टर दिस पीरियड। ठीक है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी का टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करता। हाउएवर दिस इज सिंपल मेथड व्हेन क्विकली गिव्स अ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी। सेकंड जो है एवरेज आरआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्या हो सकता है? इस केस में जब हम निकालते हैं अंडर दिस मेथड द इंटायर लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू द अकाउंट अनलाइक द पेबैक पीरियड। इसमें क्या है, पूरे उसके पेबैक पीरियड को ये करते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं। एन एवरेज ऑफ एनुअल नेट an average of annual net operating profit after depreciation for the entire life of project is taken and rate of return on original investment and average investment is calculated। ठीक है, दोनों करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 year कैन बी असर्टेन बाय टेकिंग द एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो भी एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपका 1 year का, वो कैसे निकालते हैं? बाई एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज माइनस खर्चे इक्वल टू टोटल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कहता है the grant coverage of such average investment all the years is obtained to know the average investment for the project. Average profit is divided by original investment and average investment to get the rate of return. Average profit को हम जब डिवाइड करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा क्या निकलता है? IRR, एवरेज ROR। ठीक है, एक तीन, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कंपेयर करते हैं। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है ईयर 1 में 300 है, 50 है, 300, ईयर 2 400, 150, 300। ठीक है, यहाँ देखिए 300, 400, 5, पाँचवें, हर 5 साल तक हर कंपनी ने जो है अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। छठे साल में क्या है, प्रोजेक्ट ए में कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रोजेक्ट बी में कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रोजेक्ट सी में 300 का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आफ्टर 6 years? 1500, 1500 एंड ये हो गया 1800। ठीक है, लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट कितना था? 5 years का, 5 years का, 6 years का। ठीक है, 6 year। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ, ये इसको आप करेंगे तो 1500 डिवाइडेड बाई कितने ईयर में आया? 5, 300 इसका था, इसका भी 300 का होगा। ये 1800 है तो इसका भी 300 का होगा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दोनों तीनों में जो है 2000 का लगा। तो रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 300 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट
इंटू 1, ठीक है, 15%, 15% का 15%, 15%। तो रिटर्न ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 15%। तो रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्रिज्यूमिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट एट 1000, तो कितना आएगा ये? 30%, ठीक है। अगर इसको 1000 हम कैलकुलेट करते हैं, 300 इंटू 100, 30%, ठीक है, 1000 लेके चलते हैं, तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। देखिए इससे क्या पता चला आपको? इट में ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट इनकम रिसीव्ड इन अर्लियर ईयर्स इज मोर और प्रोजेक्ट ए एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी, ठीक है। आप मिला के देखिएगा, तो इसने प्रोजेक्ट ए ने जो है 300 400 400 का कैश ये जनरेट किया पहले 3 साल में, बट प्रोजेक्ट बी ने जो है 50 150 या 200 का ही प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। बाकी एवरेज प्रोजेक्ट सी है जो हर साल 300 करोड़ का प्रॉफिट या 300 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ कहता है बट द मेथड डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी इसमें इसको वेटेज नहीं दिया गया। फॉर द टोटल इनकम ऑफ प्रोजेक्ट सी इज मोर देन प्रोजेक्ट ए एंड बी, but annual average is same because the life of project is longer than that of other two projects, ठीक है। this method does not take into account of different lives। तो ये एवरेज आर ओ आर हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसमें कहता है कि पेबैक मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड डू नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। पेबैक मेथड जो होगा एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द इनिशियल अमाउंट incurred for acquisition of assets to implement a project and income received from the project in future is given equal importance under the above two methods, ठीक है। but in fact of देखिए पेबैक मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दोनों क्या है? डू नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इनिशियल अमाउंट इनकरेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स टू implement a project, income received from the project in future is given equal importance under the above two methods, but in fact the value of money received in the future is not equivalent to the value of money investment today। मान लीजिए जो वैल्यू ऑफ मनी आप लगाए उसका वैल्यू 1 रुपये का वैल्यू जो है आने वाले दिनों में 1 रुपया ही रहेगा, इसका तो नहीं कह सकते। इसको दूसरे सेंस में लेते हैं। मान लीजिए आपने जो है आज आप पोटैटो जो है 1 रुपये का ले रहे हैं, ठीक है, 1 रुपया पर केजी, ठीक है। आने वाले 2 सालों के बाद 1 रुपये का वैल्यू तो 1 रुपया नहीं रहेगा। ये पोटैटो हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद ये 2 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? 1 रुपये में आज 1 किलो ले रहे थे, बट उस समय क्या है आपको 500 ग्राम ही मिलेगा। तो टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से जो है उसका वैल्यूएशन कम भी होता है। इन अदर वर्ड्स ए रूपी इन ए हैंड नाउ इज मोर वैल्यूएबल देन द रूपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जो पैसा हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे उसका वैल्यू आज ज़्यादा है, बिकॉज कैश इन हैंड कैन बी इन्वेस्टेड elsewhere and interest can be earned on it, ठीक है। For example, if 100 is investment at the annual interest of 10%, it will increase 100, ठीक है। 100 today is equal to 110 after 1 year, ठीक है। 100 प्लस इंटरेस्ट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आज कोई 1 करोड़ का आपको प्रॉपर्टी लेना है, आज आप ले सकते हैं। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए में मान के चलिए 2 लाख है, तो आप 60% 1,20,000 रुपये मंथली EMI भर के 1 करोड़ की आप प्रॉफिट सैलरी ले सकते हैं। बट आने वाले दिनों में आपकी सैलरी जो है बहुत होगा, 3 लाख होगा, बट इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो 100 रुपये हम आज ले रहे हैं वो 100 रुपया मोर इम्पोर्टेंट देन है कि हम 100 रुपया आने वाले दिनों में इंटरेस्ट के साथ लें। 121 आफ्टर 1 ईयर्स, 133 आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। देखिए द above एग्जांपल गिव एन आइडिया फॉर ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, ठीक है। द अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। इसका उलट जो कंपाउंडिंग होगा उसे कॉल्ड हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है।
If we want to know the present sum from the future sum, we have to discount the future sum. ठीक है, taking the above example, it can be said that 110 after 1 year is equal to 100 today. 110 रुपये आपको 1 साल का मिल रहा है, तो आज के 100 के बराबर ही है. ठीक है, तीनों केसेस में आज का ये है, 110 आपको बाद में मिलेगा, 121 मिलेगा तो आज का ये है, 133 मिलेगा तो आज का वैल्यू इतना होगा. तो कहता है इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 0.909 and 8 इतना और इतना आर डिस्काउंटिंग फैक्टर टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम्स आफ्टर 1. ठीक है फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट करेंगे आज. डिस्काउंटिंग क्या है? इज अ प्रोसेस बाय विच a cash flow which is expected to occur in future is converted into present value. जो फ्यूचर में एक्रू होना है उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. कंपाउंडिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच द कैश फ्लो टुडे इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, कैलकुलेटिंग पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, प्रेजेंट वैल्यू पीवी इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इनटू C1. ठीक, अब यहाँ देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख अ ईयर फ्रॉम नाउ मस्ट बी लेस देन 1 लाख टुडे. Thus, the present value of a future payment can be found out by multiplying the payment amount with the discount factor, which is less than 1. If the discount factor is more than 1, the rupee today would be less worthy than the rupee tomorrow. If C1 denotes the expected payment, मान लीजिए कोई पेमेंट आपको मिला expected at the period I, ठीक है, 1 year, hence then PV क्या होगा, discount factor into C1. अब देखिए कोई एग्जांपल है, लेट अस से द रेट ऑफ रिटर्न विच प्रेजेंट वैल्यू पीवी विल बिकम C1 एट द एंड ऑफ पीरियड I इज 1% पर पीरियड. ठीक है, I%. तो इंटरेस्ट फॉर I पीरियड कितना होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू I बाई 100. ठीक है, इफ यू डिनोट I 1/10 R, देन इंटरेस्ट PV इंटू R. कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड I विल बी C1 PV प्लस PV into R divided by PV x into I plus R. ठीक है, sorry friends. देखिए, suppose now we have 2 periods, say 2 quarters, at the end which value becomes C2. Interest rate I% for 1 period and R equal to I by 100. We have seen above the end of the I cash flow C1 will be C1 PV I plus R. Now the interest at the end of second period will be interest to C1 plus R PV I plus R into R, and total cash flow C2 will be क्या होगा, C1 plus interest to PV into I plus R PV into C2. Similarly, end of the nth period क्या होगा, Cn बराबर PV into where R equal to I by 100. In practice, the tedious method of calculating present value by using discounting table is accomplished by the NPV formula in Excel worksheet or MS6. This is started in the next segment. ठीक, चलिए हटाइए. ओके फ्रेंड्स, ये 38 मिनट का वीडियो हो गया. ठीक है, लगातार बोलते बोलते जो है ये भी होता है. नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे. ठीक है, सॉरी, इसको प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, ये जो हमारा ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, इस वाले को. ठीक है, तो अभी तक के लिए ये चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं, कंप्लीट करते हैं. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगे या हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स. आप एक बात ध्यान में रखिए, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि IABF का एग्ज़ाम बहुत ही आसान नहीं है कि जैसे हम ग्रेजुएशन पास करते थे कि 8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हम पास कर गए, वो सिचुएशन अब नहीं है. ठीक है, एक बार हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे, देयर आफ्टर हम एग्जाम्पल्स और आपको शॉर्ट्स बताएंगे. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.